हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया था सॉल्व। तो अब बारी आती है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और जो हम करेंगे सॉल्व बिल्कुल आज के ही इस लेक्चर में। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि हम हर एक सवाल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलो आ जाओ फिर कहानी शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन की। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। जरा देखते हैं कि अब ये पहला सवाल हमसे एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। An object experiences a net zero external unbalanced force। बेटा सवाल में ना आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो अपने ऊपर नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब देखो, लैंग्वेज की बात है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इजी भी हो सकती थी। साफ साफ सवाल ये लिख देता कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो अगर सवाल कुछ ऐसा लिखा होता तो आपकी बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज को जो है टफ बनाने की कोशिश की गई है। कान को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे ही बच्चा इतना पढ़ता है ना कि अन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, तुरंत उसके दिमाग में आ जाता है कि यार ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इतना पढ़ने के बाद तो पहला थॉट दिमाग में यही आता है। लेकिन अगर आप आगे का सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी सबसे पहले कन्फ्यूजन होगी, और फिर उसके बाद में दो बार और पढ़ने के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी कि सवाल बोलना क्या जा रहा है। अन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर? अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आसान शब्दों में जैसा कि मैंने आपको समझाया, आप ये मान सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो नेट फोर्स लग रहा है। बस इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे क्या बोल रहा है। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? यानी कि अगर तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे कि सवाल की अगर हम लैंग्वेज को पकड़ के रखें तो यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यदि नहीं लग रहा है तो क्या तब भी उस ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मोशन में रहे? अच्छा, नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब तुम सभी समझते हो, है ना। ये मैं तुमको कई बार बता चुकी हूँ कि नॉन जीरो वेलोसिटी के होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकेंड हो सकता है कि 100 मीटर पर सेकेंड हो, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है ना। तो नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। आई बात समझ में? देखो, सो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, क्या उसके बावजूद वो एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सकती है? अगर हाँ, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर तो ये पॉसिबल है तो ज़रा ये बताओ कि कौन सी कंडीशन जो है हमें वेलोसिटी के डायरेक्शन और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर लगानी पड़ेगी। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका रीज़न बताओ। तो भाई देखो, ऐसा है, इस चैप्टर की जब अपन ने शुरुआत करी थी तो सबसे पहले मैंने आपको फोर्स के बारे में समझाया था।
है ना, फोर्स एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी होती है, वो क्या कर सकता है फोर्स, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। उसके अलावा मैंने आपको फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे। याद करो, इस चैप्टर का आई गेस फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर, जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर बात करी थी कि फोर्स ये है, फोर्स वो है, फोर्स ये कर सकता है, फोर्स वो कर सकता है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको उन सभी चीजों को रिवाइज करके यहाँ पर आंसर में लिख देना है। आई बात समझ में? और बेटा ये चीज तो अपन जो अपना पहला चैप्टर था, मोशन चैप्टर, अपन ये चीज वहीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आई रिपीट बेटा, स्ट्रेट लाइन में, है ना, पाथ जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर पाथ स्ट्रेट नहीं हुआ, टर्न लिए गए हैं, डायरेक्शंस चेंज किए गए हैं, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर इसलिए स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा कि एक स्ट्रेट पाथ में यदि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या वो भी छोड़ो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यदि वो मूव करता है तो उसके लिए बेटा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि अगर पाथ एकदम स्ट्रेट है और अगर एक ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने के लिए फोर्स की वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया ना कि क्या ये पॉसिबल है, तो लिख करके आना कि अरे बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर एक स्ट्रेट रोड पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा कितनी भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, कितनी भी हो सकती है। बट द पॉइंट इज कि वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 सेकेंड पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो 4 सेकेंड बाद भी उतनी ही होनी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब तुम लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अगर एक स्ट्रेट पाथ पर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसके लिए बिल्कुल भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया ना कि भैया कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या फिर भी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट तब भी बेटा मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड ये मोशन स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो, है ना, और वेलोसिटी कांस्टेंट बनी हुई हो। भाई वेलोसिटी कुछ, भाई फोर्स अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो बेटा क्या होता है, वो उसकी वेलोसिटी बदल देता है, और जहां वेलोसिटी बदलती है ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बेटा हमने F = ma का रिलेशन समझा था कि नहीं समझा था? तो सीधी सी बात है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स लग गया तो उसकी वेलोसिटी को बदल के रख देगा, तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा गया था कि भाई क्या क्या कंडीशंस हमें लगानी पड़ेगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के ऊपर, तो वो भी अपन यहाँ पर देखो लिख लेते हैं। यस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट zero external unbalanced force, it is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity। और इसके लिए क्या क्या conditions हम लगाएंगे? The object should already be traveling with a uniform speed in a straight line path। मैं बार बार बोल रही हूँ कि straight line path होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ वहाँ दाएं बाएं मुड़ रहे हैं। बेटा अगर लेफ्ट राइट लिया ना तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो भले तुम कितनी भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ ऑब्जेक्ट को चलवा रहे हो वेलोसिटी के, लेकिन अगर तो मोशन के दौरान उसका डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, और अगर डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी, ठीक है। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कहला पाएगी, कहने का मतलब ये। तो हाँ, एन ऑब्जेक्ट शुड ऑलरेडी बी ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। There should be no change in the magnitude of the speed। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। There should be no change in the direction of the motion। मोशन के डायरेक्शन में भी बदलाव नहीं आना चाहिए। भाई अपन ये पढ़ चुके हैं ना कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, वेलोसिटी को कम या ज़्यादा कर सकता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी बदल सकता है। अब भाई यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है उसके मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। The friction between the object and the ground must be zero।
ग्राउंड और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है बेटा वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है बेटा, फ्रिक्शन भी क्या है, अरे भाई फ्रिक्शन भी तो एक तरीके का ऑपोजिंग फोर्स ही है ना। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके का मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप एक ऑब्जेक्ट को जो फ्रिक्शनलेस ग्राउंड होता है, जो सरफेस होता है, वहां पर मूव करवाओ, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। भाई हवा भी तो चीजों को रोकती है ना आगे बढ़ने से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस आया है रेजिस्ट से, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो हवा भी क्या करती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है फोर्स लगा करके, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, इसी अच्छी बात पर हम आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ऐसा ही बेटा कुछ मिलता जुलता सवाल हमने अपने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था, जब अपन बात कर रहे थे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। वहाँ पर पेड़ और लीव्स वाला एक क्वेश्चन था कि अगर हम पेड़ की किसी ब्रांच को विगरसली शेक करते हैं तो ब्रांच पर जो ब्रांचेस से जो लीव्स होती हैं वो नीचे आकर के क्यों गिर जाती, ठीक है। इनर्शिया के कारण ही उसका मतलब रीज़न उसका वही था, इनर्शिया। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ये बेटा अपन सबके घरों में होता है, अभी देखना कुछ दिनों बाद ठंडियों का मौसम शुरू हो जाएगा, मम्मी जो है बड़े बड़े जो अपने ट्रंक होते हैं, जो अलमीरा होती है, वहाँ से मम्मी क्या करेंगी, बड़ी बड़ी जो रज़ाइयाँ होती हैं, जो ब्लैंकेट्स होती हैं, वो निकालेंगी, ठीक है। घर के बाहर जो बगीचे में तार लगा होता है उस पर मम्मी वो डालेंगी, और डालने के बाद क्या करेंगी, स्टिक से उठा करके उसको गद्दे को जो भी है रजाई वगैरह उसको अच्छे से मारेंगी, बीट करेंगी, ताकि जितना भी उसमें डस्ट वस्ट है वो सब कुछ निकल जाए और आपकी जो ब्लैंकेट है वो एकदम फ्रेश हो जाए, रेडी टू यूज़ हो जाए, ठीक है। इनफैक्ट जब विंटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से उनको रखने के लिए भी मम्मी सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा करने से कारपेट, यहाँ पर कारपेट लिया गया है, कारपेट को अगर हम इस तरीके से स्टिक से बीट करेंगे तो उससे डस्ट कैसे निकल जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। देखो होता क्या है बेटा, जैसे कि मान लो ये क्या है, कारपेट है, ये इसके ऊपर चिपकी हुई डस्ट है, ठीक है। इनिशियली कारपेट और उसके ऊपर जो डस्ट चिपकी होती है वो दोनों ही क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, यानी कि दोनों के पास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। अब हुआ क्या, पीछे से मम्मी ने यहाँ से क्या करा है, कारपेट को मारना शुरू किया है। मारने का मतलब क्या है बेटा, अरे मम्मा ने फोर्स लगाना शुरू करा है। तो तुमको पता है इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर्शिया तो देखो, इनर्शिया मतलब क्या, आलस, कि अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको मोशन में नहीं आने देगा। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, जो उसको मोशन से रेस्ट में नहीं आने देना चाहेगा, है ना। तो कारपेट और उसके ऊपर चिपकी हुई जो डस्ट होती है बेटा, वो दोनों ही क्या होते हैं, इनिशियली रेस्ट पे होते हैं। तो दोनों के अंदर क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, जो उनको मोशन में आने नहीं देना चाहता है। लेकिन हुआ क्या, मम्मी ने कारपेट को स्टिक से मारना शुरू किया, मतलब कि फोर्स लगाना शुरू किया, और उस फोर्स के चक्कर में क्या होता है, कारपेट का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है बेटा वो ओवरकम हो जाता है, जिसके कारण अब जो कारपेट है वो रेस्ट से आ जाता है, कहाँ, मोशन में, ठीक है ना। पहले कारपेट रेस्ट पे था, उसके ऊपर जो डस्ट चिपकी हुई थी वो भी रेस्ट पे थी, मम्मी ने कारपेट के ऊपर फोर्स लगाया तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन जो कारपेट के ऊपर जो डस्ट चिपकी होती है बेटा, वो तो अभी भी क्या है, उसके पास तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको मोशन में नहीं आने देना चाह रहा है। डस्ट का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, वो बोल रहा है कि भैया रेस्ट पे हो, रेस्ट पे ही रहो, क्या जरूरत है मोशन में आने की। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कारपेट और डस्ट अलग अलग हो जाते हैं, या तो दोनों रेस्ट पर रहें या दोनों मोशन में आ जाए। अगर एक रेस्ट पे है और अगर एक मोशन में आ गया तो फिर तो बेटा अलग अलग हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली वही होता है कि कारपेट आ जाता है मोशन में, डस्ट अपने इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मतलब रेस्ट पे ही रहती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कारपेट अलग हो जाता है और डस्ट अलग हो जाती है, और फिर डस्ट को जो ग्रेविटी है अर्थ की वो नीचे खींच लेती है, तो डस्ट अल्टीमेटली नीचे गिर जाती है और कारपेट आपका चकाचक हो जाता है, ठीक है। चलो, when a hanging carpet is beaten with a stick, then the force of stick makes the carpet move to and fro slightly, but जो dust particles होते हैं वो रेस्ट पे ही रहते हैं due to their inertia and hence come out of it, और इसीलिए वो कारपेट से बाहर निकल के आ जाते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। जैसे कि ये बस है बेटा, इसके रूफ पर आजकल तो देखो बड़ी अच्छी टाइप की बसेस चलती हैं, ठीक है, लगेज को रखने के लिए पीछे अलग से जो है ना स्पेस होता है बस में। लेकिन जो पहले के ज़माने में बसेस चलती थी, है ना, सिटी बसेस या जो इंटरसिटी जो मतलब चलती हैं, ऊपर लगेज रखा जाता था, बस के अंदर जगह नहीं होती थी, बस के ऊपर जो उसकी छत होती ना वहीं पर लगेज रखते थे। तो जैसे कि सपोज ये बस है और उसकी रूफ पर देखो ऐसे लगेज रखा हुआ है, ठीक है। अब बोला जाता है कि भैया इस लगेज को जो है बांध के रखो, लगेज रख तो दिया है, सामान रख तो दिया है, लेकिन इसको बांध के रखो। तो सवाल यही है कि क्यों बांध के रखो? अरे ऐसे भी तो छोड़ सकते थे ना भाई, बस में लोग बैठे हुए हैं, बस भरी हुई है, बस चल रही है, लोगों का सामान रखा हुआ है उसकी छत पर, उसकी रूफ पर, तो रखे रहने दो, बांधने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटा वही वाली बात है ना, जैसे कि मान लो कि अभी बस रुकी हुई है, मतलब इसके पीछे भी इनर्शिया का ही बेटा पूरा खेल है। जैसे कि मान लो कि अभी बस क्या है, अभी बस रेस्ट पे है, बस अभी रुकी हुई है, ठीक है, रेस्ट पे है, अभी चली नहीं है, बस ने अपना अभी चलना शुरू नहीं किया है, ठीक है, तो अभी बस रेस्ट पे है, तो उसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। रूफ पर रखा हुआ जो लगेज है बेटा वो भी तो अभी रेस्ट पे ही है ना, तो उसके पास भी क्या है, उसके पास भी उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में आने देना नहीं चाहता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि बस अचानक से चलना शुरू कर देती है, भाई बस कब तक खड़ी रहेगी यार, जैसे ही पैसेंजर्स आके बैठ जाएंगे बस तो अपना चलना शुरू कर देगी, बढ़िया। तो इंजन वगैरह स्टार्ट हुआ और बस जो है बेटा वो रेस्ट है, किस पे आ गई, मोशन पे आ गई। लेकिन उसकी रूफ पर जो रखा हुआ लगेज है वो बोलेगा कि यार मेरे पास तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है जो मुझे मोशन में आने देना नहीं चाह रहा है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ये लगेज है, ये बस है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, लेकिन बस ने चलना शुरू कर दिया, लगेज बोला कि भैया मैं तो रेस्ट पे था, मेरे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है जो मुझे मोशन में नहीं आने देना चाह रहा है। तो क्या होगा बेटा, बस आगे निकल जाएगी, तुम्हारा जो सामान है वो पीछे गिर जाएगा। लो, समझे? उसके अलावा इसका उल्टा भी हो सकता है कि बस चल रही है, उसके ऊपर जो लगेज था बेटा वो भी मोशन में था। भाई जैसे कि हम बस में होते हैं, बस अगर मोशन में होती तो बस के साथ साथ हम भी तो मोशन में ही होते हैं ना, तो बस मोशन में है और उसके ऊपर जो लगेज है वो भी मोशन में है। अब ड्राइवर ने क्या करा, ब्रेक लगा दिया, तो बस जो है बेटा वो तो रेस्ट पे आ गई, लेकिन जो लगेज है उसने बोला कि भैया हम तो मोशन में थे और हमारे अंदर क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, तो उस चक्कर में हम रेस्ट पर नहीं आ सकते। यानी कि बस रेस्ट पे आ गई, लेकिन लगेज ने बोला हम रेस्ट पे नहीं आएंगे, हम तो मोशन में ही रहेंगे। रहो मोशन में, क्या होगा, बस रुक जाएगी, लगेज आगे निकल जाएगा, मतलब गिर जाएगा। तो ये गिरे पड़े ना लगेज, इसलिए जो है एडवाइस किया जाता है कि भैया रूफ पर रखा है तो कम से कम उसको बांध दो, है ना। इट इज एडवाइज्ड टू टाई any luggage kept on the roof of a bus with a rope, because if the bus starts moving suddenly, then due to its inertia of rest, लगेज जो होगा बेटा छत पे रखा हुआ बस की tends to remain at rest and hence may fall down from the roof of the bus, कि बस तो आगे निकल गई, लगेज वहीं का वहीं रह गया, तो अल्टीमेटली वो नीचे गिर जाएगा। अगर बस अचानक से रुक गई, then due to its inertia of motion, लगेज जो होगा रूफ पर रखा हुआ वो मोशन में ही रहेगा और बस रुक जाएगी और अल्टीमेटली लगेज नीचे गिर जाएगा। इफ हाउएवर द लगेज आइटम्स केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस आर टाइड विद अ रोप, दे कैन नॉट फॉल डाउन व्हेन द बस स्टार्ट सडनली या स्टॉप्स सडनली। जो अगर बांध लें लगेज को तो बस चाहे अचानक से रुके, चले, बंद हो, कुछ भी करे, इनफैक्ट टर्न क्यों ना ले ले, लगेज सेफ रहेगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to the rest. The ball slows to a stop because, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं ही खड़ी हुई हूँ एक बल्ला लेकर के, एक बैट लेकर के, ठीक है, और ये सामने बॉल रखी थी, मैंने इस बॉल को अपने बैट से हिट किया, ठीक है, बॉल आगे बढ़ी 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 और यहाँ पर आकर के रुक गई, हवा में नहीं गई थी। देखो ना, सवाल बोल रहा है कि
द बॉल देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पर ही बॉल रोल करती 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 आई और शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ गई, मतलब वो रुक गई। अब सवाल ये है कि भैया बॉल को जब फोर्स, भाई मैं बल्ले से बॉल को मार रही हूँ, इसका मतलब मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो फोर्स लगाया था तो बॉल को मोशन में ही रहना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमको पता है कि अगर रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। तो बॉल भी देखो पहले रेस्ट पे थी, मैंने मारा तो वो मोशन में आ गई, तो अगर वो मोशन में आई है तो उसको मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहिए था, वो रुक क्यों गई शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के बाद। ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, मतलब इसने इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मैम ने जो है ना, बैट्समैन ने ठीक से बॉल मारा ही नहीं है, मतलब ठीक से बैट से बॉल को हिट ही नहीं किया, इसलिए बॉल कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद वहीं के वहीं रुक गई। ओके नेक्स्ट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो फोर्स लगाया गया है बॉल के ऊपर उसके डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, अच्छा जो वेलोसिटी बॉल ने अक्वायर करी वो प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाता तो उसकी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती, अगर मैंने फोर्स कम लगाया तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो गई। ऑप्शन सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल के मोशन के ऑपोजिशन में बॉल के ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है जिसके चलते वो रेस्ट पे आ गई, कि बॉल ऐसे जा रही थी, उसके मोशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक और फोर्स लग गया जिसके चलते फिर वो रेस्ट पे आ गई। लास्ट ऑप्शन डी, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर था ही नहीं बॉल के ऊपर, इसलिए उसको लगा कि अब मुझे रेस्ट पर आ जाना चाहिए, तो मतलब बहुत ही लॉजिकल हो गया। तो बेटा ले दे करके इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। जब बॉल साफ साफ बोला जा रहा है कि ग्राउंड पर ही क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो जब बॉल, जैसे कि ये बॉल है, जब ये ग्राउंड पर ऐसे, मतलब ग्राउंड पर ऐसे रोल करेगी ना, ऐसे रोल करेगी बॉल, तो ग्राउंड और बॉल के बीच में बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और तुमको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, ऑपोजिंग फोर्स होता है, हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो बॉल जा रही इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस तरफ। तो ऐसा नहीं कि मैंने बॉल को जोर से नहीं मारा था, बेटा मैंने मारा था, और उसी फोर्स के चलते क्या हुआ, वो रेस्ट से मोशन में आई, लेकिन फिर उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग गया, जिसके चलते अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई और बॉल रेस्ट पे आ गई। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन, उसके मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स वहां पर लग रहा था जिसके चलते वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक हिल बना दी हमने, पहाड़ सा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्या हो रहा है, देखो ऐसे ट्रक आ रहा है, ऐसे ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे लुढ़कते बुढ़कते ऐसे ट्रक आ रहा है, और सवाल खुद ही बोल रहा है कि जो ट्रक है बेटा वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। देखो बेटा ऐसा है कि हमेशा आपको थाली में परोस करके नहीं दिया जाएगा कि साफ साफ लिखा जाए कि ट्रक या बस जो भी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये साफ साफ लिख करके बोला जाए, इनफैक्ट इसके तो चांसेस बहुत कम है इस सेंटेंस के। सेंटेंसेस हमेशा ऐसे ही बनते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या कि समझ जाओ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी। ठीक है, सो ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है बेटा, वो नीचे उतरता है। एक्सेलरेशन आ गया है मोशन में, भले ही वो कांस्टेंट हो लेकिन मोशन में एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब क्या कि मोशन के दौरान जब ट्रक नीचे उतर रहा होगा बेटा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, है ना। इट travels a distance of 400 meters in 20 seconds, find its acceleration। 20 seconds में, मान लो कि 20 seconds में ट्रक यहाँ पहुंच गया, ठीक है, और इन 20 seconds में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 400 meters। सवाल क्या है कि ट्रक का एक्सेलरेशन निकालो, बस उतना ही निकालना है क्या, नहीं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 metric tons, उसके ऊपर फोर्स कितना लगा आपको वो भी निकालना है। तो आप बोलोगे कि मैम फोर्स कैसे निकालेंगे, बेटा वही F इज इक्वल्स टू MA वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम फोर्स निकालेंगे,
लेकिन हाँ वही है कि इसको निकालने के लिए आपको ट्रक का मास पता होना चाहिए, वो तो खैर सवाल में दिया ही हुआ है। एक्सेलरेशन पता होना चाहिए जो पहले सवाल में बोला गया निकालने के लिए। तो आज सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या ए निकालने के लिए? क्योंकि टाइम तो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, तो ये नहीं लगा सकते। सवाल में डिस्टेंस दिया हुआ है कि ट्रक ने 20 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस जिन दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में इस्तेमाल होता है हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। करके देखें, चलो आओ। डिस्टेंस कितना बोला गया है, ट्रक ने कितना कवर किया? 400 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ट्रक की? 0, तो मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड्स, तो उसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा। ये कर दिया स्क्वायर। अब कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। ये 2 से 2 10 20 काट दो, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। अब इसको और सॉल्व करो, तो 400 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 कितना होता है बेटा? 200, 200 इंटू ए। 200 को यहाँ ले आओ, तो 400 बाई 200, 0 से 0 गया, 2 2 4, तो ये आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप निकाल सकते हो फोर्स, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। मास कितना दिया हुआ है? 7 मेट्रिक टन, और ये भी बताया गया है कि 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है? 1000 किलो। 1 मेट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होता है, तो 7 मेट्रिक टन किसके बराबर होगा? 7 इंटू 1000 के, यानी कि 7000 किलो का ट्रक है बेटा उसका मास। लिखो यहाँ पे, इनटू कितना है एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 7 2 14,000 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा बेटा ट्रक के ऊपर, 14,000 न्यूटन का। ठीक है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी राइटिंग अगर तुम्हें समझ में ना आए तो तुम इसका भी ले सकते हो। ठीक है, ये लो, आगे बढ़े। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across a frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। एक स्टोन है बेटा जिसका मास आपको दिया हुआ है 1 kg, और उसको एक फ्रोजन सरफेस जो है लेक का, उसके अक्रॉस फेंका गया। कितनी वेलोसिटी के साथ? भाई आप किसी ना किसी चीज़ को बेटा थ्रो करते हो तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही थ्रो करते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? देखो सवाल में दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भी बोला गया है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, मतलब कि फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और इससे पहले कि उसकी वेलोसिटी इतने से इतने हो, उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है? 50 मीटर्स। ठीक है, ये कुछ आपको दिया हुआ है चीज़ों, मतलब ये कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? अब जाहिर सी बात है बेटा, इतनी वेलोसिटी के साथ स्टोन ने चलना शुरू किया था फ्रोजन लेक के सरफेस के ऊपर, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद कुछ टाइम बाद वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब कि स्टोन रेस्ट पे आ गया। तो सवाल वही है जो क्रिकेट बॉल वाले के साथ हुआ था कि जब मैंने बल्ले से मारा तो बॉल रेस्ट पे क्यों आ गई? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, जब बॉल ग्राउंड पर चली थी तो फ्रिक्शन फोर्स लगा था, इसलिए अल्टीमेटली वेलोसिटी 0 होकर बॉल रेस्ट पे आ गई थी। यहाँ पर भी वही है, जब आप लेक के फ्रोजन सरफेस के ऊपर एक स्टोन को फेंकोगे तो वो अल्टीमेटली क्या होगा? लेक का फ्रोजन सरफेस और आप बोल सकते हो कि स्टोन के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसके चलते उस फोर्स के चलते बेटा उसकी वेलोसिटी 0 होकर के वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो सवाल यही है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अब देखो फोर्स को निकालने का तो अपन ने एक ही फॉर्मूला आज तक जिंदगी में सीखा है, क्या? F इज इक्वल्स टू एम ए। अब मास तो आपको पता है स्टोन का कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है। ये एक्सेलरेशन आप और निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है ना फ्रिक्शन फोर्स लगा स्टोन के ऊपर, जिसके चलते उसको रुकना पड़ा। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? आपके पास v है, u है और s है, t नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस का इस्तेमाल तो आप कर नहीं सकते हो, तीसरी का कर सकते हो, करो और क्या।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस u की कितनी है 20, तो बेटा 20 का स्क्वायर करना नहीं भूलना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए निकालना है, और डिस्टेंस कितना कवर किया गया है 50 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये नेगेटिव साइन वैसा का वैसा रहेगा, 20 इंटू 20 कितना होता है 400 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू 50, यहाँ का 0 यहाँ के 0 से कट जाएगा, 5 2 सा कितना होता है 10, तो माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10a, इसका 0 एक और 0 से काट दो, तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आ गया माइनस 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेटा वेलोसिटी अल्टीमेटली देखो ना क्या हो रही है 0 हो रही है ना, तो रिटार्डेशन का केस तो है ही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस तो ये है ही। अब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है तो तुम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। मास कितना है 1 kg, कितना एक्सेलरेशन -4। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर माइनस साइन रखना ज़रूरी है क्या? हाँ रखना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपका फोर्स भी क्या होगा बेटा नेगेटिव में आएगा, और जब आपका फोर्स नेगेटिव में आएगा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। नेगेटिव फोर्स का मतलब बेटा यही होता है कि ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ये एक ऑपोजिंग फोर्स है जिसके चलते वेलोसिटी 0 हुई, कम होते होते तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। या अगर मेरी राइटिंग आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है तो बेटा आप इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 kg इंजन। सबसे पहले हम बनाएंगे इंजन, अरे ठीक है, ये है बेटा इंजन, इससे धुआं निकल रहा है। ठीक है, इसका मास आपको दिया हुआ है कितना 8000 kg। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स, एक ट्रेन है जिसमें 5 डब्बे है ना, बोगी है। आ जाओ बना देते हैं, 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ठीक है, तो ये पूरी ट्रेन बन गई बेटा, 5 डब्बे हो गए और इंजन हो गया। हर एक डब्बे का आपको मास दिया हुआ है कितना 2000 kg। एक के ऊपर लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक डब्बे का मास है बेटा, सारे ही डब्बों का मास कितना है 2000 kg 2000 kg 2000 kg लाइक दैट। ठीक है, नाउ इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर इंजन एक्सर्ट करता है फोर्स कितना 40,000 न्यूटन का, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन, एक मिनट, हाँ ये एरो जो है, हाँ इंजन ने फोर्स लगाया, भाई इंजन ही तो क्या करता है ट्रेन की बोगियों को खींचता है ना। कभी अगर इंजन को हटा दिया जाए तो तुमको क्या लगता है कि तुम जिस डब्बे में बैठो वो अपने आप चल देगा क्या? नहीं, इंजन चलाता है गाड़ी के डब्बों को, अगर इंजन ही गया तो डब्बे भी गए। ठीक है, तो इंजन ने क्या करा, जो पीछे वेगन्स है उनके ऊपर फोर्स लगाया, कितना लगाया 40,000 न्यूटन का, कहाँ आगे की तरफ, तब तो ट्रेन आगे बढ़ेगी ना बेटा। ओके, वहीं जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो ट्रैक लगा रहा है वो कितना है 5000 न्यूटन का। तो इंजन ने फोर्स लगाया इस तरफ 40,000 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स है तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना 5000 न्यूटन का। ठीक है, इंजन लगा रहा है आगे की तरफ फोर्स, और जो फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है ट्रैक, वो फोर्स कहाँ लग रहा है पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब पहला सवाल क्या है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है आपको। तो बेटा नेट फोर्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको आप ऐड कर दो। तो इंजन ने जो फोर्स लगाया आगे की तरफ, चलो उसको अपन मान लेते हैं F1, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है चलो उसको अपन मान लेते हैं F2। तो F1 कितना है 40,000 न्यूटन, यहाँ लिख दो। F2 कितना है, आप बोलोगे मैम F2 है 50 सॉरी 5,000 न्यूटन,
ठीक है, तो वो भी लिख दो। लेकिन कुछ साइन नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? बेटा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। यदि आप उसके एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ता है। तो अब अगर हम फोर्स के ये वाले डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा बेटा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये नियम होता है, तुम नियम से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम ये वाले डायरेक्शन को फोर्स की पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को तुमको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वैसे भी ऑपोजिंग फोर्स है ना बेटा। अपन ने पिछला सवाल भी तो ऐसे ही लगाया, ये वाला, जहाँ पे अपना जो फोर्स है वो नेगेटिव में आ रहा था। फोर्स के नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? फोर्स के नेगेटिव में आने का मतलब यही है कि भैया ये ऑपोजिंग फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहा है, ट्रैक ऑफर कर रहा है जो गाड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, उस फ्रिक्शन फोर्स को बेटा अपन नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आप क्या लगाओगे, नेगेटिव। अब प्लस माइनस तुमको पता है बेसिक मैथ्स, माइनस हो जाते हैं, यानी कि 40,000 में से तुम 5,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, एफ नेट 35,000 न्यूटन। ये जाएगा नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना, 35,000 न्यूटन का। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑपोजिंग फोर्स है वो कम है, बड़ा फोर्स ये वाला है, तो जो बड़ा होता है साइन उसका चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा गया है। ट्रेन बेटा इंजन प्लस बोगियां होती हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम एफ तो आ ही गया है, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एफ बाय एम कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। एफ हमको पता चली गया है कितना है, 35,000 न्यूटन का। तो एम निकालने के लिए क्या करेंगे, एम निकालने के लिए भाई मास तो दिया हुआ है, इंजन का कितना मास है, 8,000 किलो। बेटा वो तो सिर्फ इंजन का मास है, बोगियों का मास कितना है, हर एक बोगी का मास है 2,000 किलो। ऐसी 5 हैं तो पांचों का मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 5, 10,000 किलो। तो सिर्फ बोगियों का मास है, प्लस उसमें आप इंजन का भी मास ऐड करो, 18,000 किलो बेटा होगा क्या, 18,000 किलो होगा टोटल ट्रेन का मास। अब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख सकते हो, कैसे, तो फोर्स कितना है 35,000 न्यूटन और मास कितना है 18,000 किलो। ले दे करके बेटा आपका कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ट्रेन की बात होती है, तो ट्रेन में बेटा इंजन बोगी सब आती है, तो मास अकेले हम एक बोगी का नहीं लेंगे, एक वैगन का नहीं लेंगे, सबका लेंगे, प्लस इंजन का भी उसमें मास ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली फाइनल टोटल मास कितना आ जाएगा 18,000 किलो। फोर्स ऊपर लिख देंगे, मास नीचे लिख देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गए बेटा 2 पार्ट अपने क्वेश्चन के। अभी तीसरा पार्ट बाकी है। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। वेगन 1 कितना फोर्स लगा रहा है वेगन 2 के ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो वेगन 1 के आगे, ये वेगन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसके आगे या इसके पीछे बोल लो, है ना, इसके पीछे केवल वेगन 2 नहीं, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो ये जो वेगन फोर्स लगाएगा ना, ये पांचों के ऊपर लगाएगा। तुमसे पूछा ऐसा गया कि बताओ कि वेगन 1 का वेगन 2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ना। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। तो वेगन 1 जो फोर्स लगाएगा वो सिर्फ 2 के ऊपर नहीं लगाएगा, उसके पीछे जितनी भी बोगियां हैं सब पे लगाएगा। तो उस फोर्स को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उस फोर्स को निकालने के लिए अगर अपन दोबारा से वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाला, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, है ना।
अभी देखो वेगन 1 2 3 4 एंड 5। तो अब यहाँ पर हम जो मास लेंगे बेटा, फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन जो है अपन देख ही लेंगे। तो अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है कि ये अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन भी बेटा यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर इंजन की बात नहीं हो रही है। अभी जो अपन ने एक्सेलरेशन निकाला था 1.94 वाला, वो पूरी ट्रेन का था। अब हमें बात करनी है सिर्फ वेगन्स की, गाड़ी के डब्बों की। तो इनका आप कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? फोर्स तो वही रहेगा 35,000 बाय मास के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ बोगियों का जो मास है वो ऐड करोगे। कितना था वो? 10,000। अरे भाई हर एक बोगी का मास 2,000 किलो था, तो 5 का कितना हो जाएगा? 10,000। काट दो पीट दो, कितना बचेगा? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया इन केवल वेगन्स का। ठीक है, तो अब जो आप ये लगाओगे बेटा फॉर्मूला कि वेगन 1 कितना फोर्स लगा रहा है वेगन 2 के ऊपर, इस फोर्स के फॉर्मूले में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू यही पुट करोगे, क्योंकि अब आपको इंजन से मतलब नहीं है, अब आपको वेगन्स की बात करनी है। तो एक्सेलरेशन वेगन्स का होना चाहिए, कितना हो गया? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मास क्या रखोगे? वही कि इसके पीछे जितने भी वेगन्स हैं उन सबके मास को ऐड कर दो, टोटल मास। तो इसके पीछे 4 वेगन्स हैं, हर एक का मास कितना है? 2,000 किलो। तो 4 का कितना हो जाएगा? 8,000 kg। तो अब यहाँ पर जो आप मास रखोगे बेटा वो होगा 8,000 kg। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पर बेटा आ जाएगा 28,000 न्यूटन का फोर्स जो लगाएगा वेगन 1 वेगन 2 के ऊपर या उसके पीछे जितने भी वेगन्स हैं सबके ऊपर। आगे बात समझ में? तो थर्ड पार्ट जो है बेटा आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे। ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्ट में जो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे उसमें केवल वेगन्स का एक्सेलरेशन आएगा, पूरी ट्रेन का नहीं आएगा। तो मास आप जो है यहाँ पर 18 नहीं 10,000 लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक गाड़ी है, उसका मास कितना दिया हुआ है आपको? 1500 किलो। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of this much? कितना फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ही बोल सकते हैं, लगेगा गाड़ी और रोड के बीच में कि व्हीकल जो है वो अल्टीमेटली दिस मच नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ रुक जाए। फोर्स पूछा है, मतलब बहुत ही बेसिक सा सवाल है बेटा। फॉर्मूला लगेगा बस, मास दिया हुआ है 1500 किलो इनटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आंसर आ जाएगा? 2550 न्यूटन, 2550 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव क्यों? एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव फोर्स तो आना ही है। कितना आ जाएगा? 2550 न्यूटन। इजी था ना, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात। आगे बढ़े। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो बताओ उसको मोमेंटम क्या होगा? ऑप्शन ए mv का होल स्क्वायर, बी mv स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ mv स्क्वायर, या लास्ट ऑप्शन डी mv। तो बेटा मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी, कोई स्क्वायर वेयर नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ गलत है। सबसे सही कौन सा है? ऑप्शन डी, उसी को मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक फ्लोर है, उसके ऊपर लकड़ी का वो रखा हुआ है कैबिनेट, अलमीरा टाइप की, उसके ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है ताकि वो इस ग्राउंड के ऊपर जो है ना, फ्लोर के ऊपर जो है वो चले, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? 200 न्यूटन का फोर्स लगा करके
कैबिनेट को फ्लोर के ऊपर चलवाया जा रहा है ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले। सवाल ये है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि फ्लोर लगाएगा कैबिनेट के ऊपर। देखो बेटा ऐसा है, ये अपन ने पहले सवाल में भी अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने के लिए अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए होता है ना। अगर मोशन स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने के लिए ना जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हम 200 न्यूटन का फोर्स खींच कर लगा करके जो ना डब्बे को खींच रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई फोर्स लगा करके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। अरे बेटा फोर्स लगा करके कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए क्या जरूरी है कि अनबैलेंस फोर्स ना लगे, है ना। सो सिंस द वुडन कैबिनेट इज टू बी मूव्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी, दिस मीन्स दैट होल 200 न्यूटन फोर्स विल बी यूज्ड to overcome the force of friction because no force is spent on producing acceleration of the cabinet. Thus the force of friction exerted on the cabinet वो भी कितना होगा बेटा, इस 200 न्यूटन के बराबर ही होगा। हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा करके बेटा डब्बे को खींच रहे हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते। अरे फोर्स के एप्लीकेशन से वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी, वेलोसिटी या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे। तो इस चक्कर में क्या होगा, जो इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है कैबिनेट के ऊपर, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कौन करेगा, फ्रिक्शन ही करेगा। क्योंकि जब तक कि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगता रहेगा कैबिनेट के ऊपर, वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। तो कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग करके। कितना, जितना ये लग रहा है उतना वो लगेगा, 200 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट्स है बेटा, दोनों का मास है 1.5 kg, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। कि एक यहां जा रहा है और एक यहां जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी वेलोसिटी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड। बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में क्या हुआ, चल रहे थे दोनों इस वेलोसिटी के साथ, टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, दे स्टिक टुगेदर। What will be the velocity of the combined objects after collision? यानी कि ये पूरी सिचुएशन आपको कोलिजन के पहले की दी हुई है कि टकराने के पहले इसका मास इतना, इसका मास इतना, इसकी वेलोसिटी इतनी, इसकी वेलोसिटी इतनी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, चिपक गए। अब बताओ इन दोनों ही चिपकू ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन के बाद में वेलोसिटी कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, वही याद रखो फॉर्मूला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है पहला वाला, ये ऑब्जेक्ट है दूसरा वाला। ठीक है, जब तक कि आप ये नहीं मानोगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले, एक ऑब्जेक्ट को तुम ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोला करो और दूसरे को ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोला करो। तो इसका मास कितना हो जाएगा, m1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u1 और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, v1। ये ऑब्जेक्ट 2 है तो इसका मास हो जाएगा m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। आई बात समझ में। अब आपके लिए सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करना आसान है। m1 कितना है, इसका मास कितना है 1.5 kg इनटू u1, क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 इसका कितना मास है, अगेन 1.5 मीटर 1.5 kg। ठीक है, इनटू u2 इसकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, आप बोलोगे मैम उतनी है 2.5, ओके। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना काफी होगा क्या, नहीं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
उसके एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना ही पड़ता है। यदि आप वेलोसिटी के इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आपको नेगेटिव में लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आना चाहिए -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल्स टू, टकराने के बाद क्या बोला गया है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि m1 प्लस m2 हो जाएगा। भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स के चिपकने का मतलब क्या है कि अब वो एक कंबाइंड, आप बोल सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस है बेटा वो ऐड हो जाएंगे n1 प्लस m2, यानी कि, और इसके बाद में उस कंबाइंड मास की बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, जैसे कि एक बॉल यहाँ से आ रही है, एक बॉल वहाँ से आ रही है, दोनों टकरा गई, टकराने के बाद चिपक गई, तो उनके मासेस ऐड हो जाएंगे और फिर वो दोनों ही एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगी। वो दोनों बॉल्स एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगी, तो वो वेलोसिटी ही हमें निकालनी है। ठीक है, अब आओ इसको आप सॉल्व कर लो। 1.5 इंटू 2.5 जितना भी आता है बेटा, वो अल्टीमेटली इससे क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। ठीक है, इससे कैंसिल होने वाला है। क्यों बेटा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया है पूरा 0 और राइट हैंड साइड में क्या है m1 प्लस m2 कितना 3 और कंबाइंड मास की वेलोसिटी। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। एग्जैक्टली, कंबाइंड मास की फाइनल वेलोसिटी यानी कि आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या कि दोनों बॉल्स टकरा करके जुड़ दो गई, जुड़ने के बाद बेटा वो रेस्ट पे आ गई, टकराई, जुड़ गई, फिर वो रेस्ट पे आ गई, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इनकी 0 हो गई। हाई बात समझ? चल, आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, वैसे तो एक फॉर्मूला बस आपको याद करना होता है, वही आपके लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो बदले में हमको भी पुश करता है विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक, एक बहुत बड़ा सा ट्रक है बेटा जो रोड के किनारे जो है पार्क किया गया है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो प्रोबेबली नहीं मूव करेगा। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय सेइंग या बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, यानी कि ट्रक के ऊपर जो है दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस चक्कर में ट्रक जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा। आप इस लॉजिक पर कमेंट करिए और बताइए कि एक्चुअली में ट्रक मूव क्यों नहीं कर। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि जो बच्चे ने लॉजिक दिया वो बिल्कुल गलत है। क्यों? अपन ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। कभी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं लगते हैं। जब अपन बोलते हैं ना कि फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसे कि और एक ऑब्जेक्ट ये है, इसके ऊपर फोर्स लगा 5 न्यूटन का, यहाँ से ऑपोजिट साइड से भी उतना फोर्स लग गया, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, है ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं बेटा वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। अगर ये लगाएगा इसके ऊपर 5 न्यूटन का, तो बदले में ये लगा देगा इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स, बराबर बराबर। लेकिन यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होने वाला। तो बच्चे ने जो लॉजिक दिया था कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिर होगा क्या, देखो, द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द स्टूडेंट दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल forces cancel each other is wrong.
दिस इज बिकॉज द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर काम करते हैं, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कैंसिलेशन। एक्चुअली एक मैसिव ट्रक जो है वो इसलिए नहीं हिलता अपनी जगह से बिकॉज अ पुश अप्लाइड टू इट इज मच स्मॉलर। मतलब हम एक बड़े से ट्रक को, सवाल ये कि अगर हम एक बड़े से ट्रक को पुश कर देंगे, धक्का देंगे, तो वो अपनी जगह से हिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि बेटा जो आपने जो पुश अप्लाई किया है, जो धक्का लगाया है आपने बड़े से ट्रक के ऊपर, वो एक्चुअली छोटा है। किससे छोटा है? ट्रक के जो व्हील्स है और जो ग्राउंड है, ट्रक के जो बेटा व्हील्स है ना और जो ग्राउंड है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। उस फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरिजन में आपने जो फोर्स लगाया वो बहुत कम है। जो फोर्स बड़ा होता है चलती उसकी है, आपने जो धक्का मारा है वो कम है। फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है ग्राउंड और ट्रक के व्हील्स के बीच में वो ज्यादा है, तो चलेगी उसकी, और इसीलिए ट्रक जहां है वो वहीं का वहीं रहेगा। वो बिल्कुल भी जो है आप बोल सकते हो कि मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने फोर्स लगाया ट्रक के ऊपर, फ्रिक्शन भी लग रहा है क्या ट्रक के ऊपर, तो एक्शन रिएक्शन हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, वो वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा। बस इतना ही कि आपने जो धक्का मारा है वो फ्रिक्शन से कम है, इसलिए ट्रक आगे नहीं बढ़ेगा। ट्रक डज नॉट मूव एट ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 grams traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return its original path with velocity this much। एक हॉकी बॉल है बेटा जिसका मास कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करो, इसको किलो में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0.2 kg। इनिशियली वो कितने वेलोसिटी के साथ चल रही थी हॉकी बॉल? 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ। फिर उसको हॉकी स्टिक से मारा गया ताकि वो वापस चली जाए, और मारने के बाद उसकी क्या होगी वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगा, तुमको पता है कि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। मास तो कभी बदलने नहीं वाला, बदलती है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी बदलती है जब फोर्स लगे। तो यहाँ पर जो हॉकी स्टिक का इस्तेमाल करके बेटा जो वेलोसिटी बदली गई है बॉल की, तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तुमको वो चेंज इन मोमेंटम ही निकालना, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? निकालोगे इनिशियल मोमेंटम। फॉर्मूला यही लगेगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम। मास कितना है बॉल का? अभी हमने निकाला था 0.2 kg, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा? 2 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। फिर निकालेंगे फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास तो तब भी वही का वही रहेगा, मास नहीं बदलेगा। वेलोसिटी 10 से कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो कितना आ जाएगा मोमेंटम? 0.2 इंटू 5, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गई क्या? ये आ गया क्या? फाइनल मोमेंटम अपनी बॉल का। ठीक है, बोला क्या गया है? चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो। तो कैसे निकालोगे चेंज? सॉरी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल कर दोगे। फाइनल कितना आया है? 1, माइनस इनिशियल कितना है? 2, तो ये -1 kg मीटर पर सेकेंड के करीब क्या आ जाएगा? तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। बस, और क्या? बस मोमेंटम का यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं। और एक छोटा सा कन्वर्जन था, ठीक है, एक छोटा सा कन्वर्जन था, वो भी यहाँ पे मैंने आपको करा दिया है। यार एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, क्या? थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़? यहाँ देखो, नहीं ये तो ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ पर ना नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस कर दी। क्या? कि जब हॉकी स्टिक से बॉल को मारा गया तो वो अपने ओरिजिनल पाथ में ही चली गई। मतलब कि आप ऐसे इमेजिन करो कि बॉल ऐसे आ रही थी, स्टिक से हमने बॉल को मारा, कैसी तो स्टिक बनाई है, ठीक है ना, स्टिक से हमने बॉल को मारा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ के ही अलोंग वापस चली गई।
यानी कि यहाँ से यहाँ आते टाइम जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, यदि आप उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो हॉकी स्टिक से मार खाने के बाद जब वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करके वापस जा रही है विद फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा आपको वेलोसिटी के इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि एज इट इज सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ, कि ओरिजिनल पाथ के ही अलॉन्ग वो वापस लौट जाए। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि वेलोसिटी का साइन यहाँ पर हमको एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मान लो कि जो वापस लौटने वाली वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम है बेटा वो भी कितना बन जाएगा, नेगेटिव 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब आप निकालोगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, कैसे, फाइनल कितना आया है -1 kg मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल कितना है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस हो जाता है, तो साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन हाँ 1 2 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। अब ठीक है, एक छोटा सा बस आपको यहाँ पे करेक्शन करना है कि ये जो लौटने वाली वेलोसिटी थी फाइनल वेलोसिटी, उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बॉल है वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करके वापस जा रही है, इसलिए। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका -1 नहीं -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो सोल्यूशन का। अब ठीक है, ठीक है, चलो ये भी वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच। एक बुलेट है बेटा जिसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। अभी के अभी क्या करो, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो 0.01 kg आ जाएगा, 0.01 kg। कितने वेलोसिटी के साथ चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, यानी कि एक बुलेट है चल रही थी इतने वेलोसिटी के साथ, एक लकड़ी के ब्लॉक से जाकर के टकरा गई। टकरा क्या गई बेटा, उसके अंदर घुस गई, पेनिट्रेट कर गई, है ना, देखो लिखा हुआ है स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। मतलब इनिशियली जो बुलेट है वो इतने वेलोसिटी के साथ चल रही थी, स्टेशनरी एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, उससे आके टकराई। टकराने के बाद बेटा वो कुछ हद तक उसके अंदर भी घुसी, ठीक है, और अंदर घुसने के बाद 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट पर आ गई। मतलब कि अल्टीमेटली जो उसकी वेलोसिटी है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी हो गई। क्यों, क्योंकि सामने आ गया वुडन ब्लॉक, उससे टकराई, उसके अंदर घुस गई, और इतने टाइम के बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। जब ये बुलेट ब्लॉक से टकराई, सपोज ये बुलेट ब्लॉक से यहाँ पे टकरा रही है, ठीक है, टकराने के बाद एकदम से रेस्ट पर नहीं आई है वो, 0.03 सेकेंड्स तक का उसको टाइम मिला है रेस्ट पर आने के लिए। यानी कि इतने समय में उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ब्लॉक के अंदर बुलेट ने। आपसे वही डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसके बाद में जो ब्लॉक फोर्स ऑफर कर रहा है बुलेट को वो भी अपन निकाल के देख लेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया ना कि जब टकराई, टकराने के बाद अंदर घुसी और इतने सेकंड में वो रेस्ट पे आई, इस दौरान उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। वो डिस्टेंस ही बेटा आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर आपको u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है, तो s निकालने के लिए क्या कर सकते हो। देखो s अपना आता है दो इक्वेशंस में, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन दोनों में ही s आता है, तो दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। क्यों,
नहीं, दो का, हाँ दोनों का कर सकते हो क्योंकि आपके पास u भी गिवन है, v भी गिवन है, t भी गिवन है। लेकिन एक आप बोल सकते हो कि दिक्कत है कि दोनों में ही आपको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है? v है 0, u कितना है? 150 प्लस एक्सेलरेशन। टाइम कितना लगा है? 0.03 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 150 को यहाँ ले आओ तो -150 बाय 0.03 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। डेसिमल हटाओ, ऊपर आ जाएंगे 2 0। 3 5 से कितना होता है? 15। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे कि मैम इतना सारा एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी में कितना ड्रास्टिक चेंज भी तो है, जरा वो भी तो देखो कि कहाँ वेलोसिटी 150 पर सेकेंड, कहाँ एकदम 0 इतने सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन तो ज़्यादा आएगा, कितना आएगा? -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करते हुए s की वैल्यू निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कर लेते हैं। चलो आ जाओ। v तो 0 ही है, माइनस u कितना है? u है 150। तो बेटा इसका स्क्वायर करना नहीं भूलना। इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना है एक्सेलरेशन? -500 इंटू s। ठीक है, माइनस साइन लगाना भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से कटेगा, तब जाकर के जो डिस्टेंस है वो बेटा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 150 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -500 इंटू s। यहाँ के 2 0 यहाँ के 2 0 से कट जाएंगे। और कुछ कट सकता है क्या? हाँ, 5 3 सा कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, और कुछ कट सकता है क्या? नहीं। तो अब एक काम करो, इसको और सॉल्व कर लो। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। और यहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ का नेगेटिव यहाँ के नेगेटिव से भी काट दो, सब काट दो। तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 इज इक्वल्स टू 2s। एक तरफ कर लो, कैसे? देखो, तो 2s इज इक्वल्स टू 45। तो s के बराबर कितना आ जाएगा? 45 बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। हाँ जी, कितना हो जाएगा ये? 22.5 मीटर्स। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 22.5 मीटर्स। ये आ जाएगा डिस्टेंस। कैसे निकाला? सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके निकाली एक्सेलरेशन, -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके हमने क्या करा? यहाँ पे निकाली डिस्टेंस कवर्ड, कितना? इतना, 22.5 मीटर्स। अब क्या बोला गया है? फोर्स भी निकालने, तो कैसे निकालेंगे? F इज इक्वल्स टू ma। मास आपको पता ही है कितना है? 0.01 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है? -500। तो बस इसको जो है कर कुरा के यहाँ पे कुछ जीरो का गड़बड़ तो नहीं हुआ है, लेट मी चेक। 500 0 150 150 5 3 ज़ा 15 45। ठीक है, आई बात समझ में? फिर इसके बाद में वही है, मास ले लिया, एक्सेलरेशन यहाँ पर 5000 आ रहा है क्या? ओ यस, वेरी सॉरी बेटा, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपका 500 नहीं 5000 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा? 2.25 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5000, 500 नहीं, तो एस आ जाएगा आपका 2.25 और कुछ नहीं। यहाँ पर भी 5000 कर लेना,
ओ भाई, अरे अरे 5000 कर लेना तो आपका फोर्स कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of 5 kg. ओके, अब बेटा ये वही वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो पूरा फॉर्मूला है ना, यहाँ पर वही लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी से कितनी है, चलो वैसे लिख देती हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये है, 1 kg मास है और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जाके टकरा जाता है किसके साथ, तो एक स्टेशनरी बेटा वुडन ब्लॉक है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 किलो, और स्टेशनरी बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इससे जाकर के टकरा जाता है। ठीक है, टकराने के बाद क्या बोला गया है, दे स्टिक टुगेदर, यानी कि आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे सेम स्ट्रेट लाइन में। जाहिर सी बात है बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स चिपकने के बाद मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि दोनों एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। एंड आई गेस हमें वही कॉमन वेलोसिटी जो है निकाल के बतानी है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट यानी कि कोलिजन के पहले कितना मोमेंटम था, बाद में कितना मोमेंटम आया, और उसके बाद में जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एक कॉमन वेलोसिटी होगी वो भी आपको निकालनी। कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला क्या बनता है, या एक काम करो ना, तुम सबसे पहले क्या करो, टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालो। कैसे निकालोगे, ये वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मान लो कि ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है 2, तो इसका मास होगा m1, इसका होगा m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u1, इसकी होगी u2, फाइनल होगी इसकी v1 और इसकी होगी v2। ठीक है, बाकी हमको पता है कि v1 v2 बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चिपकने के बाद सेम वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। पहले वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, उसका मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का अपन कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, उसका मास m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, निकालो यहाँ पे कितना आएगा, m1 कितना है 1, u1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है 5, रेस्ट पे था वो, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, मतलब ये टर्म पूरा आपका नेगेटिव 0 हो गया, बचा क्या ये, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया है 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया बेटा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे कि मैम फाइनल नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि फाइनली इन दोनों ही कंबाइंड मासेस की वेलोसिटी कितनी है वो तो हमें पता ही नहीं है, बल्कि वो तो हमसे पूछा गया है। लेकिन बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के, यानी कि अगर कोलिजन के पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम इतना है तो कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि according to law of conservation of total momentum, the total momentum just after the impact will be barabar to the total momentum just before the impact. That means total momentum just after the impact will also be 10 kg meter per second. ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है इनकी आफ्टर कोलिजन की कॉमन वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, तो एक काम करो ना, अब आप यहाँ पे निकालो टोटल फाइनल मोमेंटम। वैल्यू आपको पता है टोटल फाइनल मोमेंटम की इतनी होगी, लेकिन आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, उसका मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, उसका मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी। सवाल में बोला गया कि दोनों आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि m1 प्लस m2 कर देना है आपको, m1 प्लस m2 कर देना है, और इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन हो जाएगी, यानी कि कॉमन वेलोसिटी v हो जाएगी। मासेस बेटा इनके ऐड कर दो, 1 प्लस 5 कर दो इनटू कॉमन वेलोसिटी। ठीक है,
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 6 इंटू वी इज इक्वल्स टू, सामने क्या रखेंगे बेटा, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के, यानी कि यहां पर आप रखोगे 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं, 6 को यहां ले आओ, तो 10/6 इज इक्वल टू वी, 5 जा 3 जा, और सॉल्व करो, 1 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा, 1.67 आ जाएगा क्या, फाइनल वेलोसिटी। इजी था, बस निकालना क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आया, 10 kg मीटर पर सेकेंड, वही होगा टोटल फाइनल मोमेंटम, और उसी का फॉर्मूला लगा करके आप क्या करोगे, इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालोगे, कितनी, 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of this to this in 6 seconds. 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इतने से इतनी हो जाती है 6 सेकेंड में। कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। दो चीजें निकालने के लिए बोली गई है, अच्छा इनिशियल भी और फाइनल मोमेंटम भी, और फोर्स कितना लगा है वो भी निकालना है। तो क्या करेंगे, आज सबसे पहले निकालते हैं अपन इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100 किलो, इनिशियली कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास कितना है वो तो वही रहेगा 100 किलो, और वेलोसिटी कितनी हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा बेटा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो बेटा आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, तो अगर आप मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वेरी सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, तो अगर आप मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उसका रेट निकाल लोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और टाइम कितना लगा है मोमेंटम को बदलने में। तो फाइनल क्या है मोमेंटम 800, इनिशियल 500, और टाइम कितना लगा था बदलने में 6 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लो, 300/6 कितना हो जाएगा ये, हाँ जी 6 5 30, तो 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगने वाला है, 50 न्यूटन का फोर्स बेटा यहाँ पर लगने वाला है। आई बात समझ में, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो हमने निकाल ही लिया था, अब बजाय कि तुम एक्सेलरेशन निकालो फिर यहाँ लगाओ, कोई मतलब नहीं है, बस क्या करो चेंज इन मोमेंटम का रेट निकाल लो, डिवाइड कर दो उसको समय से, तो तुम्हारे पास क्या जाएगा फोर्स आ जाएगा, खत्म। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो वही है। ओके नाउ, Akhtar, Kiran and Rahul were riding a motor car that was moving with a high velocity on an expressway. Okay, when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. गाड़ी से जा रहे थे, विंडशील्ड पे आके टकराया और विंडस्क्रीन पे आके वो चिपक गया, कीड़ा मर गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो किरण ने बोला कि यार इंसेक्ट में ना ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मोटर कार, क्योंकि वेलोसिटी जो है जो चेंज आया है इंसेक्ट की वेलोसिटी में वो ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू कार की वेलोसिटी में। अख्तर ने बोला कि यार मोटर कार जो है वो लार्जर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसलिए उसने ज़्यादा फोर्स लगा दिया होगा कीड़े के ऊपर, इसलिए वो मर गया टकरा के। एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। Rahul, putting an entirely new explanation, said both the motor car and the insect experience the same force and the change in their momentum. Comment on these suggestions. क्या आपके suggestions रहेंगे? तो भाई मेरे हिसाब से अख्तर और किरण तो गलत है, राहुल जी सही है। उन्होंने बोला कि भाई दोनों ही कार और इंसेक्ट ने सेम फोर्स जो है एक दूसरे के ऊपर लगाया है, इसलिए उनके मोमेंटम में जो चेंज आया है बेटा वो भी क्या आया है, बराबर बराबर आया है।
बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा बराबर होते हैं. मोरओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम इज ऑल्सो सेम. ठीक है, क्योंकि भाई अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बराबर है तो मोमेंटम भी क्या होंगे, बराबर बराबर. बस. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मोमेंटम वुड will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take the downward acceleration be 10 meter per second square. ठीक है, तो मोमेंटम कितना जो है, मतलब एक डंबल है बेटा, वो नीचे आकर के गिर रहा है फ्लोर पे, तो वो कितना मोमेंटम जो है लगा देगा फ्लोर पे, कैसे निकालेंगे? तो बेटा मोमेंटम निकालने के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुमको जिस वेलोसिटी के साथ वो आकर के गिरेगा फ्लोर पर, फाइनल वेलोसिटी, वो तुमको यहाँ पर नहीं पता. कैसे निकालोगे? ऊपर से नीचे आके गिर रहा है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी डंबल की 0 होगी. मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 किलो. ठीक है. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपको दिया है लेने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और कितनी हाइट कवर करके नीचे गिरेगा वो भी आपको दी हुई है, 80 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या करो, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो. ठीक है. हाँ, तो कितना हो जाएगा ये? 0.8 मीटर्स. तो मेरे हिसाब से बेटा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके v निकाल सकते हो. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. v स्क्वायर निकालना है, u 0 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा? 0.8 मीटर्स. तो कितना आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डेसिमल हटाओ, 10 से 10 कटेगा, 8 2 16, तो v स्क्वायर कितना आ गया? 16. v कितना आ जाएगा बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड, है ना. अंडर रूट 16 के बाद उसको और सॉल्व करना है आपको. कितना आ जाएगा बेटा? v 4 मीटर पर सेकेंड. अब आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे मोमेंटम. मास कितना है? 10 किलो. वेलोसिटी कितनी आई? 4 मीटर पर सेकेंड. तो कितना जाएगा? 40 kg मीटर पर सेकेंड. बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको क्या करना है, छोटा सा कन्वर्जन करके वेलोसिटी निकाल लेनी है फाइनल वाली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके, और बस मोमेंटम के फॉर्मूले में रख देना, आ जाएगा आंसर. ठीक है, चलो दैट्स इट. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. अगले सेशन में क्या करेंगे, एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.